स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आज के वीडियो में जितने सारे कमेंट्स आए थे उसी के रिगार्डिंग में अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। तो कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इस सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार आप ज़रूर आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। सारी चीज़ मैं एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप के ही कंपनी है और आप सभी जानते हैं बजाज फिनसर्व इज़ द लीडिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है। वो भी किसका? वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं और बजाज ग्रुप का ही एक होल्डिंग कंपनी है। इट्स सर्विस आप देख सकते हैं मिलियंस ऑफ कस्टमर्स by the providing solutions for asset acquisitions through financing। मतलब कोई भी एसेट आप खरीदारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के माध्यम से फाइनेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपनी जनरल इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहा है। फैमिली एंड इनकम जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी इंश्योरेंस के भी हेल्थ इंश्योरेंस के भी ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सेविंग सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का फाइनेंस के साथ साथ इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। इस बिजनेस के ऊपर कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहा है। जैसे रेवेन्यूज का जो स्प्लिट है, सबसे ज़्यादा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके ऊपर 25% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस के ऊपर 28% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बाकी अगर देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है उनमें से रिटेल फाइनेंस के ऊपर 45% और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिर्फ 1% से 2% तक। तो जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? रिटेल फाइनेंसिंग के ऊपर। मतलब कोई भी एसेट आप परचेजिंग करते हैं तो बजाज फिनसर्व के माध्यम से वो काम चल जाता है। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए डिस्कशन किया क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर बजाज फिनसर्व को टक्कर देने वाला है जियो फाइनेंस। क्या जियो फाइनेंस टक्कर देने के बाद बजाज फिनसर्व का हालत खराब हो जाएगा? क्या बजाज फिनसर्व बहुत पीछे चले जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। कंपनी का सेल्स हर साल एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, अलग लेवल में। क्योंकि 17,000 करोड़ से 21,000, 21 से करीबन 30,000 करोड़ के आसपास, 29,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,300 से 3,300 बना, उसके बाद आज 4,000 करोड़ का बना। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ-साथ अगर बैलेंस शीट को देखें, तो कंपनी का रिज़र्व देखिए 11,000 से 50,000 तक पहुँच चुके हैं और बोरिंग्स 26,000 से 2,50,000 पहुँच चुके हैं। मतलब 2,50,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले है और बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर CWIP के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के CWIP कितना है? 71। मतलब कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर 73 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो मतलब बिजनेस के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FICS पब्लिक हर किसी के पास बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अभी रही बात इस कंपनी की टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उससे पहले कंपनी के कुछ पॉइंट्स में और भी आपको एडिंग यहाँ पे करूँगा। कंपनी का जो कैपेक्स है, उस कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी का कैपेक्स इस बार कितना है 687 करोड़। पहले कितना था? पहले था 1100 करोड़ के आसपास। 2022 में कितना था? 750 करोड़ के आसपास। 2021 में कितना था? 450 और कोविड के टाइम में 870 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इसका मतलब कंपनी हर साल धीरे-धीरे करके खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है। उसके साथ-साथ अगर रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इस दोनों इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का बेसिकली देखा जाए तो मोटर्स जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर 35%, साथ ही साथ जो प्रूफ जो लायबिलिटी इस तरीके से प्रोडक्ट है उसके ऊपर 17%, हेल्थ ग्रुप हेल्थ के ऊपर 13%, एग्रीकल्चर के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 12% और हेल्थ के ऊपर 5% और गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर 5%। तो इस तरीके से बिजनेस को वो डाइवर्सिफाइड करके रखे अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ पे कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ बनता हुआ नहीं देखने को मिले। क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंसी हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा
प्रेशराइज़ दिखेगा। जैसे एक कंपनी के ऊपर अगर सारे पैसा आपने लगा दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। अगर वही पैसा आपने 10 कंपनी के ऊपर लगा दिया, अलग-अलग परसेंटेज के वाइज़, तो वहाँ पे आपको जो टेंशन होगा, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा सिक्योर कर दिए। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, हमेशा आपका एक कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा मत लगाइए। हमेशा डाइवर्सिफ़ाइड करके बिज़नेस करिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, एक कप विथ हैंड पैटर्न्स बना, तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रीटेस्ट किया तब एंटी बना। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा स्ट्रांगली, और इसको अगर ब्रेकआउट करे तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो टारगेट मतलब यहाँ पे जो कप का जो साइज़ है, उसी बेसिस में यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। वो टारगेट कितना निकल के आ रहा है? करीबन 27% के आसपास। तो ये टारगेट मैं खुद लेकर चल रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको काम करना है, तो सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करके ही काम करना। तो मेरा ओपिनियन के हिसाब से आप सारी चीज़ों को सीखना और आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेट्रो बैंड। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर मेट्रो बैंड का फीचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं, या इस कंपनी फीचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए एज ए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा। एज ए मैं शॉर्ट व्यू के हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से स्विंग बेसिस में कोई भी ट्रेड मेरे पास है कि नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ों को समझिए, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिला। कितना हाई है? अगर मैं इसी चीज़ को पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूँ, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 250 के ऊपर, 260 के ऊपर। उसके बाद 2022 में वही पी रेशियो 52 तक आ गया। अभी देखिए धीरे धीरे करके वो कहाँ पे आ गया, 100 के आसपास। तो करंट जो पी रेशियो है और एवरेज जो पी रेशियो है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि एवरेज जो पी रेशियो है वो 85 के आसपास है, और कंपनी का पी रेशियो 100 के आसपास चला गया। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले। बाकी कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखेंगे कंपनी का सेल्स हर साल में कंपनी किस तरीके से सेल्स किया। 300 करोड़ से कंपनी का सेल्स, नेक्स्ट सेल्स हुआ 480 करोड़, उसके बाद 600 करोड़, अभी देखिए 636 करोड़। तो कंपनी का हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर सेल्स बढ़ रहा है तो उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ बारे में बात करूँ, 66 से 102 करोड़, उसके बाद 113 करोड़, अभी इस बार कंपनी का 99 करोड़। तो थोड़ा-सा जितने सारे फुटवियर इंडस्ट्रीज़ है, उस सारे कंपनीज़ का थोड़ा-सा एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि अगर इसका पेयर कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो मेट्रो ब्रांड नंबर 1 कंपनी हो चुके हैं। मार्केट कैप के वाइज़ रिलैक्सो नंबर 2 में है। मगर इस डेटा को देखेंगे कि बाकी सारे कंपनीज़ का देखिए बिग लॉसेस है प्रॉफिटेबल में, और मेट्रो ब्रांड का भी लॉसेस है, सिर्फ रिलैक्सो ही पॉजिटिव में है। बाकी देखिए क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ तो मेट्रो बैंक का पॉजिटिव है और रिलैक्सो का भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि मेट्रो बैंक जो कंपनी है, वो नंबर 1 तो बन चुके हैं, मतलब उतना ज़्यादा खास हाई ग्रोथेबल परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कर्जा भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है। 0.63% के आसपास कर्जा है, जो इस सेक्टर का एवरेज कर्जा है। क्योंकि बाकी कंपनीज के कंपेयर से करूँ, तो कंपनी का कर्जा थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। बाकी इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर था, मगर इस बार कंपनी हाईएस्ट कर्जा उठा लिया, करीबन 1000 करोड़ के आसपास। और इसी कर्जे को क्या कंपनी मिटा सकते हैं? ईज़िली मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के हाथ में कितना कैश है? सिर्फ 180 करोड़। तो बाकी उस कर्जे को मिटाने के लिए एक कंपनी का रिजर्व को बेचना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी के एसेट को बेचना होगा। तो इस तरीके से काम करके उस रिजर्व को वो कम कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो मेट्रो बैंक के ऊपर एक शानदार तरीके से एक एंटी लेवल मुझे देखने को मिला। वो कहाँ पे है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब शेयर करेक्शन हुआ और 200 डेज, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है 200 डेज मूविंग एवरेज।
तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आया और उसी टाइम में देखिए RSI भी 30 के नीचे गया। मतलब इस लोअर लेवल को 30 कहा जाता है RSI का, अपर लेवल को 70। तो यहाँ पे 30 के नीचे आया, मतलब इस लेवल में कौन सा, यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इस लेवल में यहाँ पे एंट्री बना। इस लेवल में मेरा एंट्री बना क्योंकि यही लेवल RSI के नीचे भी आया और उसी टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे आया। अभी मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, जब RSI इस ऊपर लेवल 70 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, मान के चलिए 71 हो गया, तब चार्ट जहाँ पे रहेगा उस क्लोजिंग प्राइस में मैं एग्जिट लूंगा। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड जाने वाला है और उसके बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। अगर एंटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर अगर इस लेवल में भी टारगेट मिले तो ऑलमोस्ट 13 टू 14% के आसपास टारगेट मिल सकता है। वो भी 64 डेज, 65 से 70 डेज के अंदर अंदर मिल सकता है। बाकी कब मिलेगा वो तो फिलहाल के लिए बोलना ठीक नहीं होगा। तो जब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। देखिए IIFL के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला क्योंकि कंपनी आज लाइफ टाइम सॉरी कंपनी आज 52 लो के आसपास है। तो ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं RBI ने क्या किया, RBI टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऑफ IIFL फाइनेंस। तो IIFL के ऊपर स्पेशल ऑडिट करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। JM फाइनेंशियल फॉर रेगुलेटरी ब्रांचेस ट्रेड फ्लोटिंग एट टू अपॉइंटमेंट ऑडिटर। मतलब जेएम फाइनेंस के ऊपर भी जिस तरीके से आरोप लगा था उसी तरीके से देखा जाए तो आईएफएल के ऊपर भी, आईएफएल फाइनेंस के ऊपर भी उसी तरीके से आरोप लगाया गया, जिसके चलते है फिर से ऑडिट होने वाला है क्योंकि आरबीआई फिर से उस कंपनी के ऊपर ऑडिट कराने वाला है कि अंदर कुछ शायद कुछ घोटाला देखने को मिला है, जिसके चलते है आरबीआई ने क्या किया, एक ऑडिट करने का अनाउंसमेंट किया और उसी कारण की वजह से एक वीक फॉल हो गया। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस एडवर्टाइजमेंट को हटा देता हूँ। अगर मैं चार्ट को दिखा दूँ तो देखिए किस तरीके से बिग क्रैश हुआ। कहाँ तक था, 500 600 के आसपास था और आज कहाँ पे चल रहा है, 340। ऑलमोस्ट 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। और देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ और अगर यहाँ से भी नीचे आए तो और भी गिर सकते हैं। अगर गिरे तो कौन सा लेवल आएगा, 268 इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। 268 इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक बार, तीन, दो बार और 3 बार बॉटम किए थे। इस बॉटम के अंदर अगर टच किए तो एक बिग फॉल और भी देखने को मिल सकता है। बाकी आईएफएल के ऊपर मेरे पास कोई भी ट्रेंड नहीं है। सिर्फ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था सर क्यों गिर रहे थे, तो उसके बारे में एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और आपको कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।